सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो हमने वर्क एनर्जी पावर यानी कि कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर खत्म कर लिया है और आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना इस चैप्टर के अंदर और हमने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा, है ना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्क डन क्या होता है। तो एक वर्क डन अगर हम बात करें यानी कि हम कार्य की बात करें तो कार्य किसी वस्तु पर कब कहा जाएगा कि कार्य किया है या किसी वस्तु ने कब कार्य किया है, यानी कि हम कब कहेंगे किसी बॉडी ने वर्क डन किया है। So work done of an object या on an object is defined as the magnitude of the force multiplied by the distance moved by the object in the direction of the applied force। क्या कह रहा है कि वर्क डन तभी माना जाएगा जब किसी वस्तु पर बल लगे और उस बल के कारण वो वस्तु विस्थापित हो या कुछ दूरी चले। कहने का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगा के अगर वो बॉडी मूव कर जाए यानी कि मोशन में आ जाए तो यस हम कहेंगे वर्क डन हुआ है, वर्क हैज बीन डन। जो यूनिट वर्क की होती है यानी कि कार्य की जो इकाई होती है उसे हम जूल कहते हैं और एक जूल एक न्यूटन इनटू एक मीटर के बराबर होती है, क्योंकि कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। तो एक न्यूटन गुणा एक मीटर किया जाए तो हमारे पास आएगी एक जूल और एक जूल हमारे पास कार्य की इकाई होती है, यूनिट ऑफ वर्क होती है। तो हमेशा याद रखें, कभी डिफाइन करने को आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल या डिफाइन 1 जूल, एक जूल को परिभाषित करें या एक जूल से आप क्या समझते हैं। आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में देना है कि एक जूल का मतलब होता है जब एक न्यूटन बल लगने पर एक वस्तु एक मीटर से विस्थापित हो जाए तो हम कहेंगे हाँ यहाँ पर कार्य एक जूल है। यानी कि व्हेन 1 Newton of force applied to a body by which the body displaces 1 meter, then we can say that the amount of work is 1 joule। ओके, सिंपल सी बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट और बाय अ फोर्स वुड बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। सही बात भी है, यदि आपने बल लगाया और विस्थापना हुई ही नहीं, यानी कि आप फोर्स तो लगा रहे हो बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। आप बल लगा रहे हो, एक दीवार को आप धक्का दे रहे हो तो आपने तो पूरी जान लगा दी, आपने तो पूरा फोर्स लगा दिया, बट वहां पर विस्थापन ही नहीं हुआ, वो बॉडी मूव ही नहीं हुई, डिस्प्लेस ही नहीं हुई। तो जब वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी, जब वहां पे कोई विस्थापन नहीं होगा तो क्या होगा, कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि कार्य का शून्य फॉर्मूला ही क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब एस ही जीरो हो जाएगा तो किसी भी चीज को जीरो से गुणा करोगे तो जीरो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पॉजेस एनर्जी। जो भी वस्तु कार्य कर सकती है, कोई भी, मैं कार्य कर सकता हूं, मैं एक पत्थर को फेंकता हूं, वो पत्थर जाके किसी खिड़की पे लग जाए, किसी दीवार पे लग जाए, किसी शीशे पे लग जाए, वो उस शीशे को तोड़ देगा, यानी कि वर्क डन हुआ है। जो भी वस्तु कार्य कर सकती है यानी कि एनी काइंड ऑफ अ बॉडी विच कैन डू वर्क हैज एनर्जी। कोई भी वस्तु अगर कार्य कर सकती है तो उसके पास ऊर्जा होगी ही होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एनर्जी जो होती है इट हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क, यानी कि ऊर्जा की इकाई और कार्य की इकाई समान होती है। ठीक है, तो ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाई समान ही है, तो हम कह सकते हैं दोनों की इकाई जूल ही होती है। ठीक है, चलिए तो इन पॉइंट्स को हम फटाफट से नोट करेंगे, देन हम आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इन मोशन पॉसेस व्हाट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसके पास एक एनर्जी होगी गति के कारण, जिसको हम उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा जो होती है किसी द्रव्यमान में उसके वेग के कारण होती है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आता है हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट है एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी वस्तु की स्थिति आकार में परिवर्तन आता है, यानी कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति स्थिति बोले तो जैसे किसी बॉडी को मैं हवा हाइट पे लेके चला गया, ऊंचाई पे लेके चला गया, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आया, तो उसकी स्थिति यानी कि पोजीशन में प्रॉब्लम परिवर्तन आया। तो जब पोजीशन में चेंज आएगा तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। उसी प्रकार में रबड़ से खींच लूं, रबड़ को खींच लूं तो रबड़ को खींचा तो उसके आकार में यानी कि उसकी शेप में चेंज आया, तो उसकी जो शेप में चेंज आएगा वो भी क्या सी एनर्जी देगी, पोटेंशियल एनर्जी देगी। तो शेप साइज ओरिएंटेशन यानी कि आकार की बात करूं या उसके साइज की बात करूं, तो जो उसके पास ऊर्जा होती है उसको स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m
raised to a height h from earth surface is given by mgh। यानी कि अगर किसी वस्तु को आप एक h ऊंचाई पे लेके जाओ जिसका द्रव्यमान m है, तो उसके पास जो ऊर्जा होती है वो होती है mgh। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट फिर हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें क्या कहता है, वो कहता है ना तो आप ऊर्जा को बना सकते हो, ना आप ऊर्जा को मिटा सकते हो, बस एक रूप से दूसरे रूप में इसका परिवर्तन कर सकते हो। यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में आप ऊर्जा का परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु कभी भी आप ऊर्जा को नहीं बना सकते, ना आप ऊर्जा को हटा सकते हो। यानी कि द एनर्जी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी कि पूरे के पूरे अंतरिक्ष की या ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो नियत है। कोई ऊर्जा नहीं नहीं आई, कोई ऊर्जा पुरानी नहीं आई। एक ऊर्जा मुझे मिली, मैंने बोला, वो ऊर्जा यहाँ वहां चली गई। जैसे देखो मेरे पास मैंने खाई, कुछ खाना खाया, खाना खाने के पास मेरे पास कौन सी एनर्जी आ गई, केमिकल एनर्जी आ गई। उस केमिकल एनर्जी से क्या हो रहा है, मेरी बॉडी का हार्ट यानी कि दिल धड़क रहा है, मैं सांस ले रहा हूं, तो बेसिकली मेरी ब्रीथिंग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, लंग्स वगैरह काम कर रहे हैं, फेफड़े मेरे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं तो बोलते वक्त भी ऊर्जा लग रही होगी, वो ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही होगी, ध्वनि में, कुछ वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। जैसे मैं चल रहा हूं फिर रहा हूं तो वो मैकेनिकल एनर्जी में, हीट में, तो जो पार्टिकल होंगे उनके पास वो एनर्जी आएगी, वो ट्रांसफर होकर दूसरे पार्टिकल्स में जाएगी। तो ऊर्जा इसी तरीके से चलती है, वो हम बना भी नहीं रहे, मिटा भी नहीं रहे, बस कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब मुझे एनर्जी जो मिली थी, केमिकल एनर्जी, वो कहां से मिली थी, खाने से मिली थी। जब मैंने खाना खाया तो मुझे कौन सी ऊर्जा मिली, रासायनिक ऊर्जा मिली। अब ये रासायनिक ऊर्जा आई कहां से, उस खाने के अंदर, तो उस खाने को क्या मिला, उसको मिला न्यूट्रिशन। कहां से मिला न्यूट्रिशन, हमने जब पौधा लगाया होगा तो उसमें क्या डाला होगा भाई, उसमें खाद डाली होगी, तो खाद में जो न्यूट्रिशन है उससे वो पौधा ग्रो हुआ होगा, उस पर धूप पड़ी होगी, याद है, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, वो धूप जो एनर्जी होती है जिसको हम एच न्यू कहते हैं, वो सनलाइट की एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के, केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज में बनी होगी। तो ग्लूकोज हम खाते हैं, हमारी बॉडी में क्या जाता है, कुछ भी खाना खाओगे ग्लूकोज ही बनता है। ठीक है, तो बेसिकली यही एनर्जी का कन्वर्जेशन हो रहा है कि धूप आई, धूप में सोलर रेडिएशंस थी, सोलर रेडिएशंस अंदर आई, अंदर आने के बाद केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। जब किसने ली, पौधे ने ली, पौधा यानी कि कोई फ्रूट मैंने खाया, केमिकल एनर्जी बनी, उस केमिकल एनर्जी से मैं काम कर रहा हूं, तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता जा रहा है। यानी कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदलती जा रही है। परंतु परंतु ना तो ऊर्जा को बनाया जा रहा था, ना मिटाया जा रहा था, वो कहीं थी पहले, फिर उसने रूप लिया दूसरा, फिर उसने तीसरा रूप लिया, ऐसे चौथा पांचवा छठा रूप लेती रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने गाड़ी चलाई, आपने गाड़ी चलाई तो गाड़ी खुद से तो चली नहीं, फूक मार के तो गाड़ी चलती नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, पेट्रोल डालेंगे। अब पेट्रोल के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, पेट्रोल इज अ केमिकल है। ठीक है, सो उसके पास एक केमिकल एनर्जी है। जब वो हमारी गाड़ी के किस में जाएगा, इंजन में जाएगा, तो वहां पे वो क्या होता है, हमारे पिस्टन वर्क करते हैं, कार्बोरेटर वन क्या करेगा, इसको बर्न आउट करेगा, यानी कि पेट्रोल को जलाना शुरू करेगा। आपको पता है जो पेट्रोल है वो जलना शुरू करेगा। जब वो पेट्रोल जलेगा तो पेट्रोल जलने के बाद इंजन घूमना शुरू करेगा, यानी कि जो फ्यूल एनर्जी है या केमिकल एनर्जी है, दैट इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, है ना। जितनी भी ईंधन के अंदर ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, वो अब इंजन को घुमाने का काम कर रही है। अब इंजन घूम रहा है यानी कि कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके पास है ना। तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है जिससे वो इंजन घूम रहा है। जब इंजन घूम रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा आ गई। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है आपको पता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थैतिक ऊर्जा का योग। तो अब हमारा इंजन घूमने लगा, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इंजन हमारा घूमने लगा, इंजन जब हमारा घूमने लगा तो मैकेनिकल एनर्जी बनी, मैकेनिकल एनर्जी बनी तो हमारी गाड़ी चली, गाड़ी को काइनेटिक एनर्जी मिली। तो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये ऊर्जा कहीं से बनाई थोड़ी है, ये एक फॉर्म में रही होगी फिर ये कन्वर्ट हुई होगी, है ना। अब आप बोलोगे सर ये फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है ये कहां से आई, तो आप सोचिए जब फ्यूल बनता कैसे है, यानी कि पेट्रोल बनता कैसे है, तो डेड एंड डिकेज ऑफ ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। जैसे कि कभी ऑर्गेनिक मटेरियल आपने सुना होगा, पेड़ पौधे दब जाते हैं बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर, तो धीरे धीरे दैट केमिकल एनर्जी विद द बैक्टीरियल एक्शन और बहुत सारी चीजें होती है, मतलब उस पर बैक्टीरिया का भी एक्शन होता है, उस पर हाई प्रेशर होगा, उच्च दबाव होगा, उच्च तापमान होगा, वो दबी हुई है ना। उच्च दबाव से आप क्या समझते हैं, जैसे आपके ऊपर एक रजाई रखूं, दो रखूं, तीन रखूं, चार रखूं, 10 रख दूं, 10 रजाई में आपको क्या प्रेशर फील होने लगेगा, दैट इज समथिंग कि अगर किसी पेड़ को मैं दबाऊं 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 दबाऊं, इसके ऊपर मिट्टी पत्थर जमते जाएंगे, जिसको प्रेशराइज हो जाएगा।
फिर नीचे चले जाओगे तो गर्मी भी मिलेगी, इतना दब चुका है, अर्थ के अंदर है तो गर्मी मिलेगी, हीट अप होगा और उस पे बैक्टीरिया का एक्शन होगा जिससे कि वो केमिकल एनर्जी जो जैसे मैं बॉडी दिख रही है मेरी, दैट विल स्लोली स्लोली कन्वर्ट इनटू फॉसिल्स, वो फॉसिल में बन जाएगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। यही कहानी है पूरी की पूरी, है ना। है बहुत आसान, बट अगर अपने आसपास देखोगे तो सब चीज आसान है ना। वैसे अगर हम पढ़ेंगे तो इट लुक्स डिफिकल्ट, ये लगता है थोड़ा टफ, बट जब अपने आसपास की चीजों को देखोगे तो इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि आप ऊर्जा को भैया बना नहीं सकते ना मिटा सकते हो, ऊर्जा का आप रूपांतरण कर सकते हो एक रूप से दूसरे रूप में, यू कैन कन्वर्ट द एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड द आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जितनी ऊर्जा पहले थी और जितनी ऊर्जा बाद में हुई वो हमेशा नियति रहेगी, बराबर ही रहेगी। तो यही छोटी सी बात थी, यानी कि एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर हमेशा इक्वल होती है। नेक्स्ट, एनर्जी एग्जिस्ट इन द नेचर इन द सेवरल फॉर्म ऑफ सच एज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। हमारे आसपास इतनी ऊर्जा है ना, इतनी ऊर्जा है। तो एनर्जी एक प्रकार की नहीं है कि सिर्फ हम चल रहे हैं तो ऊर्जा है, पत्थर फेंक दिया तो ऊर्जा है, पत्थर एक हाइट पे लेके गए तो ऊर्जा है, सेब ऊपर से नीचे गिरा तो ऊर्जा से गिरा। सिर्फ एक तरीके की एनर्जी नहीं है, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सबसे पहले बात करते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, साउंड एनर्जी। आप देख रहे हो, मैं दिख रहा हूं, या आप मुझे दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो, लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा। आप सुन किससे पाते हो, ध्वनि से, तो साउंड एनर्जी। आप बोल किससे पा रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी जगह साउंड एनर्जी आ जाएगी। पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे आसपास क्या है, छोटे 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 वाइब्रेट पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जो बहुत तेजी से क्या करते हैं, वाइब्रेशन, कंपन करते हैं, और इस कंपन के दौरान हमारी जो ऊर्जा है वो संचारित होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, आप सुन कैसे पा रहे हो, मैं बोल रहा हूं। आप देख कैसे पा रहे हो, क्योंकि लाइट है। ठीक है, आसपास ध्वनि है तो सुन पा रहे हो, आसपास लाइट है तो देख पा रहे हो। खाया खाना तो केमिकल एनर्जी हमारे अंदर आई, हम जिससे क्या कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। उस केमिकल एनर्जी से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ। जब मैंने पानी को क्या किया, एक हाइट पे रोक दिया डैम बनाते समय, यानी कि जब मैंने वाटर को क्या कर दिया, एक पॉइंट पे, एक बहुत ही हाइट पे रोक दिया, तो इट हैज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास कौन सी है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। अब मैंने जैसे ही चैम्बर्स खोले, पानी बहुत तेजी से फ्लो करता हुआ आया, क्यों, क्योंकि वो हाइट में था। ऊंची इमारत में पानी रुका हुआ था, जैसे टंकी में पानी होता है हमारी छत की। तो अब क्या हुआ, हमने एक डैम बनाया था, डैम से जैसे ही हमने वो खोला, डैम को खोला, डैम से पानी फ्लो करता हुआ आया। डैम के पानी के पास कौन सी ऊर्जा थी, स्थैतिक ऊर्जा थी, बहुत फ्लो करता हुआ आया। अब ये स्थैतिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो चुकी है, मूव करते हुए गतिज ऊर्जा में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। नाउ ये पोटेंशियल एनर्जी स्थैतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदली, जिससे हमारा टरबाइन घूमना शुरू हुआ। अब टरबाइन घूमा तो टरबाइन जुड़ा है जनरेटर से, जनरेटर घूमा तो जनरेटर के अंदर बेसिकली चुंबक लगे होते हैं, चुंबक के अंदर लगा होता है डायनामो, डायनामो ही होता है वो, बेसिकली चुंबक के अंदर लगी होती है एक आर्मेचर। और हायर क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब भी चुंबक के बीच कोई कॉइल घूमेगी उसके अंदर करंट आ जाएगा। तो हुई क्या, देखो रूपांतरण देखो, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी थी, बहता हुआ पानी आया, काइनेटिक एनर्जी बन गई। नाउ काइनेटिक एनर्जी ने टरबाइन घुमाना शुरू कर दिया बहुत तेजी से, टरबाइन घूमा, टरबाइन घूमा तो आर्मेचर कॉइल घूमने लगी, आर्मेचर कॉइल घूमी तो सीधे सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हुआ, और क्या मिल गई हमें, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मिल गई। स्थैतिक ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, टरबाइन घूमी, टरबाइन घूमी तो अंदर लगे थे बड़े बड़े दो चुंबक, उनके बीच लगी थी एक आर्मेचर, वो घूमी। जब आर्मेचर घूमी तो यहाँ पर क्या बनने लगा, धारा आ गई, विद्युत धारा, करंट आ गया, यानी कि स्थैतिक ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, इन दोनों ने मिलके क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी। यानी कि देखो, पोटेंशियल और काइनेटिक को क्या कहते हैं, स्थैतिक ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा से अपन को मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल गई, विद्युत ऊर्जा मिल गई। तो यही कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें, आपने हीटर जलाएंगे, अब सर्दियां आएंगी, कहीं कहीं जगह पर ठंडा बहुत ज्यादा होता है, हीटर चलाते हैं। आप इलेक्ट्रिक प्रेस ऑन करते हैं, जिससे आप अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं, जिसको मिस्त्री कहते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं, है ना। आप टोस्टर यूज करते हैं, आप गीजर यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण यूज कर रहे हैं अपने आसपास। आप वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, आप मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हैं, आप एग्जॉस्ट फैन यूज कर रहे हैं, आप छत का पंखा यूज कर रहे हो।
आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी आपके आसपास है, वो है क्या? बिना एनर्जी के चल ही नहीं सकता। तो जब आप बात करें, अगर मैं आपके आसपास की बात करूं, मिक्सर ग्राइंडर, मोटर होती है उसके अंदर, तो मोटर का क्या काम है? बिजली दबाई, ढू 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 मोटर चलने लगी, ऐसा ही तो होता है। बट होता क्या है, एक छोटे से बटन से क्या इतनी आसानी से चलता है? नहीं। मोटर क्या, जब आपने बटन दबाए यानी कि यू प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपने उसको विद्युत ऊर्जा दी। और यहाँ पर जो चक्री घूम रही है, जिसको हम कह रहे हैं मम्मी मिक्सर घूम रहा है या हमारी मोटर घूम रही है, वो मोटर किससे घूम रही है? उसके अंदर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या जनरेट कर देगी? मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर देगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हमें कौन देता है? इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि विद्युत ऊर्जा से अगर हमें यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन करना है तो वो हमारी मोटर देगी। परंतु अगर हमें यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनानी हो तो इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो हम इसे कह सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक मोटर, बट द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डायनामो और जनरेटर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसे नोट करेंगे फटाफट, फिर आगे की बातें। नाउ आगे की बात क्या कह रहे हैं? तो आगे कह रहे हैं हमारे पास एनर्जी एक्विजिशन नेचर इन सेवरल फॉर्म। ये तो हमने देख ही लिया है कि भैया एनर्जी जो होती है भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे आसपास होती है। नाउ पावर की बात करते हैं, तो पावर को क्या कहते हैं? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी कार्य को करने की दर, दर मतलब कितनी तेजी में मैंने कोई कार्य किया, उसको हम पावर कहते हैं। जैसे एक मशीन है, वो 2 घंटे में कोई काम कर रही है और वही मशीन वही काम 1 घंटे के अंदर कर दे रही है, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी जो 1 घंटे के अंदर काम कर रहा है। यानी कि पावर इज समथिंग रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात है, पावर की इकाई होती है वॉट। 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। एनर्जी यूज इन 1 आवर एट अ रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। ऊर्जा जो है वो होती है पावर गुणा समय। जब 1 किलोवाट की पावर आप 1 घंटे में कंज्यूम करें, या 1 किलोवाट की पावर यानी कि 1000 वाट का बल्ब आपने जलाया फॉर एन एग्जांपल, 1 घंटे तक जला के रखा। 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जला के रखो तो हमारे घर में 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। यानी कि 1000 वाट का बल्ब जब 1 घंटे जला के रखते हैं तब 1 किलोवाट आवर आता है, जिसको हम एक यूनिट भी कहते हैं। और इसी के प्राइस हमसे गवर्नमेंट लेती है एज द इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिजली के बिल इसी के प्राइस पे बनते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लें। ठीक है, सो नाउ हमारे पास वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं। रीजन आउट वेदर वर्क इज डन और नॉट इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड टर्म। ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रखा है हमें कि कुछ एक्टिविटीज दे रखी है और इन एक्टिविटीज के बेसिस में हमसे ये पूछा कि क्या कार्य हुआ है या नहीं। तो पहला क्या है? सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। स्विमर तैर रही है, तो तैरते वक्त डेफिनेटली शी इज एक्सर्टिंग अ फोर्स, वो एक फोर्स लगा रही होगी एंड दैट, तभी तो स्विमिंग करते हुए ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही होगी। तो डेफिनेटली वी विल से यस वर्क इज डन। यस, यहाँ पे कार्य हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे तो कार्य हुआ। A donkey is carrying a load on its back। एक गधे ने क्या किया? बहुत सारा सामान अपने कंधे पे रखा और अब वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो गधे ने जब अपने कंधे पे सामान रखा होगा तो डेफिनेटली कुछ वर्क फोर्स लगा होगा और वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, अगर डोंकी एक ही जगह पे खड़ा है और उसने अपने कंधे पे सामान रखा है और वो सामान का वेट नीचे लग रहा है, तो इस समय पे डोंकी कोई कार्य नहीं कर रहा है, बिकॉज डोंकी ने कोई मोशन नहीं किया। तो ग्रेविटेशनल वर्क डन तो बिल्कुल जीरो है, यानी कि अगर ग्रेविटी फोर्स के थ्रू वर्क डन बोलूं तो बिल्कुल जीरो। लेकिन अगर इस सामान को लेके वो डोंकी आगे जाता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही लग रही है और उसका फोर्स भी इधर लग रहा है। तो अगर वो मूवमेंट करेगा तो यस वर्क डन हुआ है, लेकिन अगर वो एक ही जगह पे खड़ा है तो कार्य नहीं हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो कैरिंग का मतलब उसके कंधे पे सामान रखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। विंड मिल से हमने क्या कर दिया? पानी को उठाया। अब जब पानी को उठाया तो mgh वर्क हुआ होगा डेफिनेटली, तो यहाँ पर भी वर्क हुआ होगा। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है किसी हरे पौधे के अंदर। तो क्या उसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं, तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुआ होगा। नो वर्क डन। ठीक है, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। बिल्कुल, इंजन जब ट्रेन को खींच रहा होगा तो फोर्स भी लग रहा होगा, बल भी लग रहा होगा, विस्थापन भी हो रही होगी, कार्य हो रहा होगा। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। आपने क्या छोड़ दिए? सुखाने के लिए फूड ग्रेन्स, यानी कि आपने कुछ गेहूं हो गए, चावल हो गए, इनको छोड़ दिए सुखाने के लिए। या फिर ऐसे समझ लीजिए आपने कोई
तरबूज लिया, उसे धूप में रख दिया कि सूख जाएगा तरबूज, ठीक है। तो तरबूज सूखेगा तो पानी तो उड़ेगा, इसमें क्या वर्क डन होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, ना तो फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आज सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। अब सेल बोट का मतलब क्या होती है, एक नाव है, नाव समुद्र में है या पानी में है और बहुत तेजी से हवा चल रही है और उसके कारण वो सेल बोट मूव कर रही है। मूविंग, मूविंग वर्ड आ गया तो फोर्स भी लगा रही है, कौन लगा रही है फोर्स, विंड एनर्जी, वायु द्वारा बल लगा, जिसके कारण भैया ये जो बोट है ये चल पड़ी, बिल्कुल यहाँ पर कार्य हुआ है। दिस इज समथिंग, यस, वर्क हैज बीन डन। क्लियर, जल्दी से इसे नोट कर लेंगे फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये न्यूमेरिकल है, इस पे ध्यान देते थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कुछ बल लगा 20 kg के द्रव्यमान पे, जिससे उसका वेग, अब देखो क्या लगा, 5 में भाग रहा था 5 मीटर पर सेकंड में, वो बहुत तेज भाग रहा और आगे से ना एक बल लग गया, तो मेरी स्पीड तभी कम हुई होगी जब मेरे को एक अपोजिंग फोर्स मिला होगा, ठीक है, जिसके कारण मेरी जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड पे आ गई, यानी कि मेरी स्पीड डिक्रीज हो गई, घट गई। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, आपसे पूछा है कार्य कितना होगा, तो ठीक है देखते हैं, वर्क डन बाय फोर्स पूछा है, ठीक है ना। तो सवाल यहाँ पे दे रखा है अ बॉडी अ सर्टेन फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। हम तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन डाटा, ठीक है, जैसा कि हम हमेशा इस क्वेश्चन में लिखते हैं गिवन डाटा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बॉडी का मास हमें दे रखा है, द्रव्यमान हमें दे रखा है, और द्रव्यमान हमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान हमें दे रखा है 20 किलो का द्रव्यमान है। स्टार्टिंग में ये भाग रहा था इनिशियली, यानी प्रारंभिक रूप में, प्रारंभिक वेग जो इसका है वो है 5 मीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ, जिसको हम यू भी कह सकते हैं, यू, ठीक है। और फाइनली इस पे एक फोर्स लगा, और फाइनली यानी कि अंतिम, अंतिम वेग इसका क्या बन गया, v, जो कि कितना है 2 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है कार्य कितना हुआ होगा, वर्क डन कितना हुआ होगा। जल्दी से सॉल्व करें, आई हैव ऑल डाटा, यानी कि आई हैव रिटन ऑल द डाटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करें, सारा का सारा डाटा मैंने बता दिया, फटाफट फटाफट देखेंगे। तो देखिए कार्य कैसे निकाला जाएगा, कार्य निकालने के लिए हमें यहाँ पे याद करना पड़ेगा कार्य ऊर्जा परमेय, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी कार्य ऊर्जा परमेय के अनुसार। अब क्या होता है, कार्य जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, यानी कि वर्क डन इज द डिफरेंस बिटवीन टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूँ, कार्य जो होता है वो दो गतिज ऊर्जाओं का अंतर होता है, बिल्कुल। तो हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर, बिल्कुल। डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू, हाफ की जगह हाफ, एम की वैल्यू कितनी है 20, वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया था 2 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, हाफ की जगह हाफ, एम की जगह फिर से 20, और वी कितना था, स्टार्टिंग में चल रहा था 5 की स्पीड से। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, 2 एकम 2 2 10, 2 एकम 2 2 10, तो 10 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4, माइनस 10 और 5 पंच हो जाएगा यहाँ पे 25, कार्य आ जाएगा 40 माइनस 250, जो कि हो जाएगा माइनस का 210 जूल। माइनस का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है ना, कोई फोर्स मेरे अपोजिट लग रहा है, देखो मैं ऐसे चल रहा हूं और मेरे अपोजिट फोर्स लग रहा है, यानी कि मैं जा तो यूं रहा हूं लेकिन फोर्स मेरे यूं लग रहा है। तो जब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो डेफिनेटली देयर इज अ नेगेटिव वर्क डन, हमें पता है यहाँ पर एक ऋणात्मक कार्य होगा, 210 जूल हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लें फटाफट से। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, है ना, ठीक है। देखो कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा याद रखना, 9th क्लास में आ चुके हो तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की गणित का भी ध्यान देना। हम यहाँ पर अगर हाफ एम को कॉमन ले ले तो यहाँ बच जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सिंपल। सर हमें एम तो दे ही रखा था, कितना सर 20 kg, तो हमें वी का वैल्यू दे रखी है, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है कि वी हो जाता है फाइनली 2 मीटर पर सेकंड, और सर यू की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, कि 5 पे चल रहा था, 2 की स्पीड हो गई, ठीक है। डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू, हाफ की जगह हाफ, एम की जगह रखेंगे 20, वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 का कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, 2 से कटा 10, 10, अब ये जाएगा 2 दिन 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 25, यहाँ आ जाएगा 10,
माइनस का 21 यानी कि माइनस का 210 जूल। एक तरीका ये भी है। एक और तरीका बताते चलो आपको। एक और तरीका यह है कि कार्य का फॉर्मूला हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। हाफ एम कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सर क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है? हाँ सर बिल्कुल बन रहा है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा। यानी कि वर्क डन बराबर हम हाफ रखेंगे, एम की जगह रखेंगे 20, ये बन जाएगा वी प्लस यू और वी माइनस यू। सर ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये कटेगा 10। अब v का मान देखो हमें दे रखा था 5 मीटर पर सेकंड और u का मान हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, एक बार दोनों को घटा देंगे, ये आ जाएगा 3। अब किससे घटा रहे हैं? v में से u है ना। अच्छा v उल्टा हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड। v का मान 2 मीटर पर सेकंड था और u का मान 5 मीटर पर सेकंड। अब सही है, तो यहाँ पे v माइनस यू हो रहा है, तो 2 यहाँ पे आएगा माइनस का 3, बस घटा लो। 70 70 दिया 210। यानी कि आप यहाँ पे समीकरण भी लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ये याद भी रखना है कि कार्य ऊर्जा परिमेय सिर्फ यही बात नहीं कर रहा है, कार्य ऊर्जा परिमेय में कभी आपको गलती से दो वेगों का योग दे दे और दो वेगों का अंतर दे दे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये सूत्र भी याद रखेंगे भाई। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टार डाल के नोट डाल। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।